नज़ारा दरमियाँ है, कुर्रतुल ऐन हैदर। ताराबाई की आंखें तारों की तरह रोशन हैं और वो कर तो पेश की हर चीज़ को हैरत से तकती हैं। दरअसल ताराबाई के चेहरे पर आंखें ही आंखें हैं। वो हर कहत की सूखी मारी लड़की हैं जिसे बेगम अलमास खुर्शीद आलम के यहाँ काम करते हुए सिर्फ चंद माह हुए हैं और वो अपनी मालकिन के शानदार फ्लैट के साजो सामान को आंखें फाड़ फाड़ कर देखती रहती हैं कि ऐसा ऐशो इशरत उससे पहले कभी ख्वाब में भी नजर नहीं आया था। वो गोरखपुर के एक गांव की एक बाल विधवा है जिसके ससुर और माँ बाप के मरने के बाद उसके मामा ने, जो मुंबई में दूध वाले भैया हैं, उसे यहाँ अपने यहाँ बुला भेजा था। अलमास बेगम के ब्याह को अभी 3-4 महीने गुजरे हैं। उनकी मंगोलियन आया जो उनके साथ मैके से आई थी, मुल्क वापस चली गई। उनकी बेहद मुंतजिम खाला बेगम उस्मानी ने, जो एक नामवर सोशल वर्कर हैं, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज फ़ोन किया और ताराबाई पट बिजली की तरह आंखें झपकाती कबालिया हिल के स्काई स्क्रैपर गुल नस्तरन की 10वीं मंजिल पर आन पहुंची। अलमास बेगम ने उनको हर तरह काबिल इत्मीनान पाया, मगर जब दूसरे मुलाजिमों ने इन्हें ताराबाई कहकर पुकारा तो वो बहुत बिगड़ी। हम कोई पुतुरियाँ हूँ, उन्होंने एहतजाज किया, मगर अब उनको तारादाई के बजाय ताराबाई कहलाने की आदत सी हो गई थी और वो चुपचाप अपने काम में मसरूफ़ रहती और बेगम साहिबा और उनके साहब की आंखें झपका झपका कर देखा करती थी। अलमास बेगम का अगर बस चले तो वो अपने तरहदार शौहर को एक लम्हे के लिए भी अपनी नज़रों से ओझल न होने दें और वो जवान जहान आया जो मुलाजिम रखने की हर किस कायल नहीं है, मगर ताराबाई जैसी बेजान और सुघड़ खादिमा को देखकर उन्होंने अपनी तजुर्बेकार खाला के इंतखाब पर एतराज़ नहीं किया। ताराबाई सुबह को बेडरूम में चाय लाती हैं, बड़ी अकीदत से साहब के जूतों पर पॉलिश और कपड़ों पर इस्त्री करती हैं, उनके शेव का पानी लगाती हैं। झाड़ू पोछा करते वक्त वो बड़ी हैरत से उन खूबसूरत चीज़ों पर हाथ फेरती हैं जो साहब अपने साथ पेरिस से लाए हैं। उनका वायलिन वार्डरोब के ऊपर रखा है। जब पहली बार ताराबाई ने बेडरूम की सफाई की तो वायलिन पर बड़ी देर तक हाथ फेरा, मगर परसों सुबह हस्ब मामूल जब वो बड़ी नफासत से वायलिन साफ कर रही थी तो एक नर्म मिजाज और शरीफ साहब उसी वक्त कमरे में आ गए और उस पर बरस पड़े कि वायलिन को हाथ क्यों लगाया, और ताराबाई के हाथ से छीनकर उसे अलमारी के ऊपर पटक दिया। ताराबाई सहम गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। साहिब ज़रा शर्मिंदा से होकर बाहर बरामदे में चले गए जहाँ बेगम साहिबा चाय पी रही थी। वैसे बेगम साहिबा की सुबह हेयर ड्रेसर और ब्यूटी सैलून में गुजरती थी। मैनीक्योर पेडिक्योर, ताज नेशनल, एक से एक बढ़िया साड़ियाँ, दर्जनों रंग बिरंगे सेंट्स और इत्र के डिब्बे और गहने उनकी अलमारियों में पड़े हैं, मगर ताराबाई सोचती हैं भगवान ने मेम साहब को दौलत भी, इज्जत भी और ऐसा सुंदर पति भी दिया है, बस शक्ल देने में कंजूसी कर गया है। सुना है कि साहिब अपनी खूबसूरती की वजह से मेम साहबों की सोसाइटी में बेहद मकबूल थे, मगर ब्याह के बाद से बेगम साहिबा ने उन पर बहुत सी पाबंदियां लगा दी हैं। दफ्तर जाते हैं तो दिन में कई मरतबा फ़ोन करती हैं। शाम को किसी काम से बाहर जाएंगे तो बेगम साहिबा को पता रहता है कि साहब कहाँ गए हैं। उन जगहों पर बार बार फ़ोन करती रहती हैं। शाम को सैर व तफरीह और मिलने मिलाने के लिए दोनों बाहर एक साथ ही जाते हैं। तब भी बेगम साहिबा बड़ी निगरानी रखती हैं। उनके पर मजाल है जो किसी दूसरी लड़की पर नज़र डालें। साहिब ने ये सारे कायदे कानून हंसी खुशी कबूल कर लिए हैं क्योंकि बेगम साहिबा बहुत अमीर और साहिब की नौकरी भी उनके दौलतमंद ससुर ने दिलवाई है, वरना ब्याह से पहले साहिब बहुत गरीब थे। स्कॉलरशिप पर इंजीनियरिंग पढ़ने फ्रांस गए थे, वापस आए तो रोज़गार नहीं मिला, परेशान हाल घूमते रहे। जब ही बेगम साहिबा के घर वालों ने उन्हें फांस लिया। बड़े लोगों की दुनिया के अजीब किस्से ताराबाई फ्लैट के मिस्त्री, बावर्ची और दूसरे नौकरों से सुनती और उसकी आंखें अचंभे से खुली रहती। खुर्शीद आलम बड़े अच्छे और वायलिन नवाज आदमी थे, मगर जब से ब्याह हुआ तो बीवी की मोहब्बत में ऐसे खोए कि वायलिन को हाथ नहीं लगाया, क्योंकि अलमास बेगम को इस सास से दिली नफरत थी। खुर्शीद आलम बीवी के बेहद एहसानमंद है क्योंकि इस शादी से उनकी ज़िंदगी बदल गई, और एहसानमंदी ऐसी शय है कि इंसान संगीत की कुर्बानी भी दे सकता है। खुर्शीद आलम शहर की एक खस्ता इमारत में पड़े थे और बरसों से
मारे मारे बसों में फिरा करते थे। अब लखपति की हैसियत से कम्बाला हिल में रहते हैं। मर्द के लिए उसका इक्तिसादी तहफ़्फ़ुज़ ग़ालिबन सबसे बड़ी चीज़ होती है। खुर्शीद आलम अब वायलिन कभी नहीं बजाएंगे। ये सिर्फ 1.5 साल पहले का ज़िक्र है कि अलमास अपने मालिक बाप की आलीशान कोठी में मालाबार हिल पर रहती थी। सोशल वर्क भी करती थी और उम्र दराज हो जाने के कारण शादी की उम्मीद से दस्तबरदार हो चुकी थी। जब एक दावत में उनकी मुलाकात खुर्शीद आलम से हुई और उनकी जहादीदा खाला बेगम उस्मानी ने मुतकम्मिनात भाप कर अपने जासूसों के ज़रिए मालूमात फराहम की। लड़का यूपी का है, यूरोप से लौटकर तलाश मुआश में सरगर्द है, मगर शादी पर तैयार नहीं क्योंकि फ्रांस में एक लड़की छोड़ आया और उसकी आमद का मुंतज़िर है। बेगम उस्मानी फ़ौरन अपनी मुहिम पर जुट गई। अलमास के वालिदैन ने अपनी एक फर्म में खुर्शीद आलम को 1500 रुपये माहवार पर मुलाजिम रख लिया। अलमास की वालिद ने उन्हें अपने यहाँ मदऊ किया और अलमास से मुलाकातें खुद ब खुद शुरू हो गईं, मगर फिर भी लड़के ने लड़की के सिलसिले में किसी गर्मजोशी का इजहार नहीं किया। दफ्तर से लौटकर उन्हें बेशतर वक्त अलमास के यहाँ गुजारना पड़ता और उस लड़की की सतही गुफ्तगू से उकता कर उस पुरफ़िज़ा बालकनी में जा खड़े होते जिसका रुख समंदर की तरफ था। फिर वो सोचते एक दिन उसका जहाज़ आकर इस साहिल पर लगेगा और वो उसमें से उतरेगी। उसे हमरा ही आ जाना चाहिए था, मगर पेरिस में कॉलेज में उसका काम खत्म नहीं हुआ था। उसका जहाज़ साहिल से आगे निकल गया। वो बालकनी के जंगले पर झुके उफ़क़ को तकते रहे। अलमास अंदर से निकल कर शुगुफ्तगी से उनके कंधे पर हाथ रख कर पूछती, क्या सोच रहे हैं? वो ज़रा झेप जाते। रात के खाने पर अलमास के वालिद के साथ मुल्क की सियासत से वाबस्ता हाई फिनांस पर तबादला ख़यालात करने के बाद वो थके हारे अपनी क़यामगाह तक पहुँचते और वायलिन निकाल कर धुनें बजाने लगते जो उसकी संगत में पेरिस में बजाया करते थे। वो दोनों हर तीसरे दिन एक दूसरे को ख़त लिखते थे और पिछले ख़त में उन्होंने उसे इत्तला दी थी कि उन्हें बम्बई में ही बड़ी उम्दा मुलाजमत मिल गई है। मुलाजमत के साथ जो खौफनाक शख्साने भी थे उनका जिक्र उन्होंने ख़त में नहीं किया था। 1 बरस गुजर गया, मगर उन्होंने अलमास से शादी का कोई इरादा ज़ाहिर नहीं किया। आखिर उस्मानी बेगम ने तय किया कि खुद ही उनसे साफ साफ बात कर लेनी चाहिए, ऐन मुनासिब होगा। मगर तभी प्रतापगढ़ से तार आया कि खुर्शीद आलम के वालिद सख्त बीमार हैं और वो छुट्टी लेकर वतन वापस रवाना हो गए। उनको प्रतापगढ़ गए चंद रोज़ ही गुजरे थे कि अलमास, जो उनकी तरफ से नाउम्मीद हो चुकी थी, एक शाम अपनी सहेलियों के साथ एक जर्मन पियानिस्ट का कंसर्ट सुनते ताजमहल में गईं। क्रिस्टल रूम में हस्ब मामूल बूढ़े पारसियों और पारसीनों का मजमा था। एक हसीन आंखों वाली पारसी लड़की कंसर्ट का प्रोग्राम बांटती फिर रही थी। एक शनासा खातून ने अलमास का तारुफ उस लड़की से कराया। अलमास ने हस्ब आदत बड़ी नाक़िदाना और तीखी नज़रों से उस अजनबी लड़की का जायज़ा लिया। लड़की बेहद हसीन थी। उसका नाम, आपका नाम क्या बताया मिसेस रुस्तम जी ने? अलमास ने ज़रा मुश्तिकाना अंदाज में सवाल किया। फ़िरोज़ा दस्तूर, लड़की ने सादगी से जवाब दिया। मैंने आपको पहले किसी कंसर्ट वगैरह में नहीं देखा। मैं 7 बरस बाद पिछले हफ्ते ही पेरिस से आई हूँ। 7 बरस पेरिस में? तब तो आप फ्रेंच को फराफर बोलती होंगी। अलमास ने ज़रा नागवारी से कहा। जी हाँ, फ़िरोज़ा हंसने लगी। अब खास मेहमान जर्मन पियानिस्ट के हमरा लाउंज की सिमत बढ़ रहे थे। फ़िरोज़ा अलमास से माजरत चाह कर एक अंग्रेज़ खातून से उस पियानिस्ट की मौसीकी पर बेहद टेक्निकल किस्म का तबसरा करने में मुनहकिम हो गई, लेकिन लाउंज में पहुंचकर अलमास फिर उस लड़की से टकरा गई। कमरे में चाय की गहमा-गहमी शुरू हो गई। आइए यहाँ बैठ जाइए, फ़िरोज़ा ने मुस्कुरा कर अलमास से कहा। वो दोनों दरीचे से लगी हुई एक मेज़ पर आमने सामने बैठ गईं। आप तो वेस्टर्न म्यूज़िक की एक्सपर्ट मालूम होती हैं। अलमास ने ज़रा रुखाई से बात शुरू की, क्योंकि वो खूबसूरत और कम उम्र लड़कियों को हरगिज़ बर्दाश्त न किया करती थी। जी हाँ, मैं पेरिस में पियानो की आला तालीम के लिए गई थी। अलमास के जहन में कहीं दूर खतरे की घंटी बजी। उसने बाहर समंदर की शफ़ाफ़ और बेहद नीली सतह पर नज़र डालकर बड़े अखलाक और बेतकल्लुफ़ी से कहा, हाउ इंटरेस्टिंग। पियानो तो
ہمارے پاس بھی موجود ہے، کسی روز آ کر کچھ سنانا ضرور۔ فیروزہ نے مسرت سے جواب دیا۔ سنیچر کے روز کیا پروگرام ہے تمہارا؟ میں اپنے یہاں ایک پارٹی کر رہا ہوں، سہیلیاں تم سے مل کر بہت خوش ہوں گی۔ I would love to come, thank you۔ تم رہتی کہاں ہو فیروزہ؟ فیروزہ نے تاردیو کی ایک گلی کا پتہ بتایا۔ الماس نے ذرا اطمینان کی سانس لی۔ تاردیو مفلوج الحال پارسیوں کا محلہ ہے۔ میں اپنے چچا کے ساتھ رہتی ہوں۔ میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے۔ میرے کوئی بھائی بہن بھی نہیں ہیں، مجھے چچا ہی نے پالا ہے۔ بلاول ہیں، چچا ایک بینک میں کلرک ہیں، فیروزہ سادگی سے کہتی رہی۔ پھر ادھر ادھر کی چند باتوں کے بعد سمندر کی پرسکون سطح دیکھتے ہوئے اس نے اچانک کہا، کیسی عجیب بات ہے، پچھلے ہفتے جب میرا جہاز اس ساحل کی طرف بڑھ رہا تھا تو میں سوچ رہی تھی کہ اتنے عرصے کے بعد اجنبیوں کی طرح بمبئی واپس پہنچ رہی ہوں۔ یہ بڑا کٹھور شہر ہے، تم کو معلوم ہی ہوگا۔ الماس مخلص دوست یہاں بہت مشکل سے ملتے ہیں، مگر میری خوشی دیکھو، آج تم سے ملاقات ہو گئی۔ الماس نے درمندی کے ساتھ سر ہلا دیا۔ لاؤنج میں باتوں کی دھیمی دھیمی بنبناہٹ جاتی تھی۔ چند لمحوں کے بعد اس نے پوچھا، تم پیرس کیسے گئی؟ مجھے اسکالرشپ مل گئی تھی، وہاں پیانو کی ڈگری کے بعد چند سال تک میوزک کالج میں ریسرچ کرتی رہی۔ میں وہاں بہت خوش تھی، مگر یہاں میرے چچا بالکل اکیلے تھے، وہ دونوں بہت بوڑھے ہو چکے ہیں۔ چچی بیچاری جو ضعیف العمری کی وجہ سے بالکل بہری بھی ہو گئی ہیں، ان کی خاطر وطن واپس آئی۔ اور اس کے علاوہ، ہلو الماس، تم یہاں بیٹھی ہو؟ چلو جلدی، مسز ملگاؤ تم کو بلا رہی ہیں، ایک خاتون نے میز کے پاس آ کر کہا۔ فیروزہ کی بات ادھوری رہ گئی۔ الماس نے اس سے بات کہتے ہوئے معذرت چاہی کہ وہ سنیچر کو صبح 11 بجے کار بھیج دے گی۔ وہ میز سے اٹھ کر مہمانوں کے مجمع میں کھو گئی۔ سنیچر کے روز فیروزہ الماس کے گھر پہنچی، جہاں مرغیوں کی پارٹی اپنے عروج پر تھی۔ چند لڑکیاں انہیں چند روز پہلے ایک فیشن شو میں حصہ لیا تھا، زور شور سے اس پر تبصرہ کر رہی تھیں۔ یہ سب لڑکیاں، جن کی مادر بھاشائیں اردو، ہندی، گجراتی، مراٹھی تھیں، انگریزی اور صرف انگریزی بول رہی تھیں، اور انہوں نے بے حد چست پتلونیں پہن رکھی تھیں۔ فیروزہ کو ایک لمحے کے لیے محسوس ہوا کہ وہ ابھی ہندوستان واپس نہیں آئی ہے۔ پرسوں یورپ میں رہ کر اسے معلوم ہو چکا ہے کہ جنتا کی زندہ تصویروں کے بجائے ان مغربیت زدہ کی ہندوستانی خواتین کو دیکھ کر اہل یورپ کو سخت افسوس اور مایوسی ہوتی ہے۔ چنانچہ فیروزہ پیرس اور روم میں اپنی ڈھیٹ ہندوستانی وجہ قطع پر بڑی نازا رہا کرتی تھی۔ بمبئی کی ان نقلی امریکن لڑکیوں سے اکتا کر وہ بالکنی میں جا کھڑی ہوئی، جس کے سامنے سمندر تھا اور پہلو میں برج خاموش کا جنگل نظر آ رہا تھا۔ وہ چونک اٹھی۔ گھنے جنگل کے اوپر کھلی فضاؤں میں چند گدھ اور کوے منڈرا رہے تھے اور چاروں طرف بڑا ڈراونا سناٹا طاری تھا۔ وہ گھبرا کر واپس نیچے اتری اور زندگی سے گونجتے ہوئے کمرے میں آ کر صوفے پر ٹک گئی۔ کمرے کے ایک کونے میں غالباً بطور آرائش گرینڈ پیانو رکھا ہوا تھا۔ لڑکیاں اب ریڈیو گرام پر ببلی بالا پھوٹنے کا پران بجا رہی تھیں اور گٹار کی جان لیوا گونج کمرے میں پھیلنے لگی تھی۔ الماس چپ چاپ جا کر بالکنی میں کھڑی ہو گئی۔ ریکارڈ ختم ہوا تو اس نے فیروزہ سے کہا، ہم لوگ سخت بد مزاج ہیں، ایک ماہر پیانسٹ یہاں بیٹھی ہے اور ریکارڈ بجا رہے ہیں، چلو بھائی اٹھو۔ فیروزہ مسکراتی ہوئی پیانو کے اسٹول پر بیٹھ گئی۔ کیا سناؤں؟ میں تو صرف کلاسک میوزک ہی بجاتی ہوں، ہاں پاپ نہیں۔ لڑکیوں نے غل مچایا۔ اچھا کوئی انڈین فلم سانگ ہی بجاؤ۔ فلم سانگ بھی مجھے نہیں آتے، مگر ایک غزل یاد ہے جو مجھے وہ جھیپ کر ٹھنک گئی۔ غزل؟ اوہ، آئی لو پوئٹری۔ ایک مسلمان لڑکی جس کے والدین اہل زبان تھے، بڑے سرپرستانہ انداز میں کہا۔ فیروزہ نے پردوں پر انگلیاں پھیری اور ایک انجانی مسرور فریری سی آئی اسے۔ پھر اس نے آہستہ آہستہ ایک دلکش دھن بجانا شروع کیا۔ گاؤ بھی، ساتھ ساتھ لڑکیاں چلائیں، بھئی میں گا نہیں سکتی، میرا اردو تلفظ بہت خطرناک ہے۔ اچھا اسے الفاظ بتا دو، ہم لوگ گائیں گے۔ وہ کچھ اس طرح ہے، فیروزہ نے کہا، تو سامنے ہے، اپنے بتا کہ تو کہاں ہے، کس طرح تجھ کو دیکھوں، نظارہ درمیاں ہے۔ چند لڑکیوں کے ساتھ ساتھ گانا شروع کیا گیا۔ نظارہ درمیاں ہے، نظارہ درمیاں ہے۔ غزل ختم ہوئی، تالیاں بجیں۔ اب کوئی ویسٹرن چیز بجاؤ، ایک لڑکی نے فرمائش کی۔
शोफा की मेंडीज फैंसी बजाऊं? एक नगमा मैं और मेरा मंगेतर हमेशा इकट्ठा बजाते थे। पेरिस में वो वायलिन पर मेरी संगत करते थे। तुम्हारे मंगेतर भी म्यूजिशियन है? एक लड़की ने पूछा। प्रोफेशनल नहीं, शौकिया, फिरोजा ने जो जवाब दिया, और नगमा बजाने में महव हो गई। अगले हफ्ते में अलमास ने फिरोजा से बड़ी गहरी दोस्ती गांठ ली। इस दौरान फिरोजा को एक कॉन्वेंट कॉलेज में पियानो सिखाने की नौकरी मिल गई, जो तातीलात के बाद खुलने वाला था। हफ्ते में 3 बार एक अमेरिकन की 10 साला लड़की को पियानो सिखाने का ट्यूशन भी उसे मिल गया था। अमेरिकन की बीवी का हाल ही में इंतकाल हुआ था और वह अपना गम भुलाने के लिए अपने बच्चों के हमरा बरसहायात हिंदुस्तान आया हुआ था और जुहू में सन और सैंड में मुकीम था। तारादेव से जुहू का सफ़र खासा तवील था, मगर अमेरिकन फिरोजा को अच्छी तनख्वाह देने वाला था और बड़े शफ़क़त से पेश आता था। फिरोजा अपनी ज़िंदगी के फ़िलहाल बहुत खुश नज़र आ रही थी। चंद रोज़ बाद वो अपने वतन में से आने वाला था। फिरोजा ने उसे बम्बई आते ही मुलाजमत और ट्यूशन मिलने की इत्तला नहीं दी थी कि वो उसे एक अचानक सरप्राइज़ देना चाहती थी। एक रोज़ अलमास के साथ उसकी कोठी के बाग में टहल रही थी कि फव्वारे पर पहुंचकर अलमास ने उससे दफ़अतन सवाल किया, तुमने वो गज़ल कहाँ से सीखी थी? वो पेरिस में। हाउ इंटरेस्टिंग। किसने सिखाई? मेरे मंगेतर ने। ओह फिरोजा, तुमने मुझे बताया भी नहीं अब तक। तुम्हारी ही कम्युनिटी के हैं वो? ओह वाकई। अलमास फव्वारे की मेज पर बैठ गई। मेरे बाप दादा सत्तू थे। मेरे चचा बहुत रोशन ख्याल हैं। उन्होंने इजाज़त दे दी है। क्या नाम है साहबजादे का? ये नामों का भी अजीब किस्सा है। खुर्शीद आलम। उसकी नरगिसी आंखों पर आशिक हुए थे। जब पेरिस की हिंदुस्तानी सिफारतखाने की एक तकरीब में पहली मुलाकात हुई और किसी ने उसका तारुफ फिरोजा कहकर करवाया, तो उन्होंने शरारत से कहा था, लेकिन आपका नाम नरगिस होना चाहिए था। फिरोजा ने जवाब दिया, नरगिस? नरगिश तो मेरी आंटी का नाम है। ला हौल वला कुव्वत। खुर्शीद आलम ने ऐसी बेतकल्लुफ़ी से कहा था जैसे उन्हें हमेशा से जानते हों। नरगिस, खुर्शीद, फिरोजा, आप लोगों ने हसीन ईरानी नामों से ऋण मारी हुई है। मैं आपको फिरोजा पुकारूंगी तो कोई एतराज़ हरगिज़ नहीं। फिरोजा ने हंसकर जवाब दिया था। और फिर एक बार खुर्शीद आलम ने दरिया किनारे टहलते हुए उससे कहा था, ये तुम्हारी बहादुर आंखें, हफ्त ज़बान आंखें, जुगनू ऐसे शाह साकिब, ऐसे हीरे जवाहरात, ऐसी रोशन धूप और झिलमिलाती बारिश, ऐसी आंखें, नरगिस के फूल जो तुम्हारी आंखों में तब्दील हो गए। मैंने पूछा, क्या नाम है उन साहिब का? अलमास की तीखी आवाज़ पर वो चौंकी। खुर्शीद आलम। फिरोजा ने जवाब दिया। चंद लम्हों के सकूत के बाद उसने घबरा कर नजरें उठाई। स्याह साड़ी में मबलूस, कमर पर हाथ रखे स्याह ऊँट की तरह उसके सामने खड़ी अलमास उससे कह रही थी, कैसे अजीब इत्तेफाक है फिरोजा डियर, मेरे मंगेतर का नाम भी खुर्शीद आलम है। वो भी वायलिन बजाते हैं और वो भी पेरिस से आए हुए हैं और इन दिनों अपने मिलने वालों से मिलने के लिए वतन गए हुए हैं। अगस्त के आसमान पर जोर से बिजली चमकी, मगर किसी ने नहीं देखा कि वो कड़कती हुई बिजली आन कर फिरोजा पर गिर गई। वो कुछ देर तक साकित बैठी रही। फिर उसने इस आलीशान इमारत पर नजर डाली और अपने पुराने और छोटे से फ्लैट का तसव्वुर किया। बिजली फिर चमकी और मालाबार हिल के इस मंजर को रोशन कर गई। चश्मदीदान में सारी बात फिरोजा की समझ में आ गई, और ये भी कि अपने नज़ारों में खुर्शीद आलम ने अलमास का जिक्र क्यों नहीं किया था और कुछ अरसे शादी के तज़किरे को वो किस वजह से अपने ख़त में टाल रहे थे। वो आहिस्ता से उठी और उसने आहिस्ता से कहा, अच्छा भाई अलमास, मंगनी मुबारक हो। खुदा हाफिज़। जा रही हो फिरोजा? ठहरो, मेरी कार तुमको पहुंचा देगी। ड्राइवर अलमास ने सुकून के साथ आवाज़ दी। नहीं अलमास, शुक्रिया। वो तकरीबन भागती हुई फाटक से निकली। सड़क से दूसरी तरफ उसी वक्त बस आकर रुकी। वो तेज़ी से सड़क पार करके बस में सवार हो गई। फौर ए के पास खड़ी अलमास फाटक की तरफ देखती रही। बारिश की ज़बरदस्त बौछार ने पाम के दरख्तों को झुका दिया था। इस वाक़े के तीसरे रोज़ खुर्शीद आलम का ख़त अलमास के वालिदैन के नाम आया, जिसमें उन्होंने अपने अब्बा मियाँ की शदीद अलालत की वजह से रुखसती की मियाद बढ़ाने की दरख्वास्त की थी। उन्होंने अलमास के वालिद को ये नहीं लिखा कि इस खबर से उनके इकलौता लड़का किसी मुसलमान रईस ज़ादी के बजाय
کسی پارسن سے شادی کر رہا ہے۔ ان کے کٹر مذہبی ابا جان صدمے میں باعث جا بلب ہو چکے تھے۔ خورشید عالم کے خط میں ظاہر تھا کہ وہ بے حد پریشان ہیں۔ جواب میں الماس نے خود انہیں لکھا، آپ جتنے دن چاہیں وہاں رہیں، ڈیڈی آپ کو غیر نہیں سمجھتے، ہم سب آپ کی پریشانی میں شریک ہیں۔ آپ ابا میاں کو علاج کے لیے یہاں کیوں نہیں لے آتے؟ برصلیب تذکرہ، کل میں سوئمنگ کے لیے سنڈینڈ گئی تھی، وہاں ایک بڑی دلچسپ پارسن مسز فیروزہ سے ملاقات ہوئی جو پیانو بجاتی ہیں اور پیرس سے آئی ہے اور شاید کسی امریکن کی گرل فرینڈ ہے اور شاید اسی کے ساتھ سن اینڈ سینڈ میں ٹھہری ہوئی ہے۔ میں نے آپ کو اس لیے لکھا کہ غالباً آپ بھی کبھی اس سے ملے ہوں پیرس میں۔ اچھا، اب آپ ابا میاں کو لے کر آ جائیے نا یہاں، تاکہ یہاں بیچ کینیڈی اسپتال میں ان کے لیے کمرہ ریزرو کر لیا جائے۔ آپ کی مخلص الماس۔ شام پڑے، تاردیب کی خستحال عمارت کے سامنے ٹیکسی آ کر رکی اور خورشید عالم باہر اترے۔ جیب سے نوٹ بک نکال کر انہوں نے ایڈریس پر نظر ڈالی اور عمارت کے لبے سڑک برآمدے کی دھسی ہوئی سیڑھی پر قدم رکھا۔ سامنے ایک دروازے کی چوکھٹ پر چونے سے جو چوک صبح بنایا گیا تھا وہ اب تک موجود تھا۔ اندر نیم تاریک کمرے میں سرے پر کھڑکی میں ایک بوڑھا پارسی میلی سفید پتلون پہنے، سر پر گول ٹوپی اوڑھے کمرے کے زیر لب دعائیں پڑھ رہا تھا۔ ایک طرف میلی سی کرسی پڑی تھی، بستی میز پر رنگین موم جامہ بچھا تھا، دیوار پر زرتشت کی بڑی تصویر آویز تھی۔ کمرے میں ناریل اور مچھلی کی تیز باس امڑ رہی تھی۔ ایک بوڑھی پارسن سرخ جارجٹ کی ساڑی پہنے، سر پر رومال باندھے بھنڈایا ہلاتی اندر سے نکلی۔ مس فیروزہ دستور ہیں؟ فیروزہ؟ پارسن نے دھندلی آنکھوں سے خورشید عالم کو دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ کیا مس دستور سینڈ میں منتقل ہو گئی ہیں؟ بحری پٹ نے اقرار میں سر ہلایا۔ کس کے ساتھ؟ خورشید عالم نے ہکلا کر پوچھا۔ بوڑھی عورت اندر گئی اور ایک وزٹنگ کارڈ لا کر خورشید کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ کارڈ پر کسی امریکن کا نام درج تھا۔ تم مسٹر خورشید عالم ہو؟ فیروزہ نے کہا تھا۔ تم آنے والے ہو؟ اگر اسے ڈھونڈتے ہوئے یہاں آؤں تو میں فوراً اس کو جو ہو فون کر دوں اور تم کو یہ بتاؤں کہ وہ کہاں گئی ہے۔ اس نے بلاؤز کی جیب سے 25 پیسے نکالے۔ خورشید عالم نے ہکا بکا ہو کر بوڑھی کو دیکھا۔ آپ کو ایسی صورتحال میں کوئی اعتراض نہیں؟ بحری نے نفی میں سر ہلایا۔ ہم بہت غریب لوگ ہیں، مگر اب فیروزہ کو ایک امریکن دفتن بوڑھی پارسن کو یاد آیا کہ انہوں نے مہمانوں کو اندر نہیں بلایا اور انہوں نے پیٹھ جھکا کر کہا، آؤ اندر آ جاؤ۔ خورشید عالم مبہوت کھڑے رہے، پھر تیزی سے پلٹ کر ٹیکسی میں جا بیٹھے۔ بائے بائے۔ ضعیفہ نے ہاتھ ہلایا۔ بوڑھی پارسی دعا ختم کر کے باہر لپکا، مگر ٹیکسی زن سے آگے جا چکی تھی۔ جس روز الماس اور خورشید عالم کی منگنی کی دعوت تھی، ایسی ٹوٹ کر بارش ہوئی کہ جل تھل ہو گیا۔ ڈنر سے ذرا پہلے بارش تھمی اور خورشید عالم اور الماس کے والد کے دوست ڈاکٹر صدیقی، جو حال ہی میں تبدیل ہو کر بمبئی آئے تھے، بالکنی میں جا کھڑے ہوئے، جس سے کچھ فاصلے پر برج خاموش کا اندھیرا سائے سائے کر رہا تھا۔ اندر ڈرائنگ روم میں قہقہے گونج رہے تھے اور گرینڈ پیانو پر رکھے ہوئے شمعدان میں موم بتیاں جلملا رہی تھیں۔ بڑا سخت رومانٹک اور پرکیف وقت تھا۔ اتنے میں گیلری میں ٹیلی فون گھنٹی بجی۔ ایک ملازم نے آ کر الماس سے کہا، خورشید صاحب کے لیے فون آیا ہے۔ دلہن بنی ہوئی الماس لپک کر فون پر پہنچی۔ ایک مقامی اسپتال سے ایک نرس پریشان آواز میں دریافت کر رہی تھی، کیا مسٹر الماس وہاں موجود ہیں؟ آپ بتائیے، آپ کو مسٹر عالم سے کیا کام ہے؟ الماس نے درستگی سے پوچھا۔ مس فیروزہ دستور 1 مہینے سے یہاں سخت بیمار پڑی ہیں۔ آج ان کی حالت زیادہ نازک ہو گئی ہے، انہوں نے کہلوایا ہے اگر چند منٹ کے لیے مسٹر عالم یہاں آ سکیں۔ مسٹر عالم یہاں نہیں ہیں؟ آر یو شیور؟ یس آئی ایم شیور، الماس نے گرج کر جواب دیا۔ کیا آپ سمجھتی ہیں میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ اور کھٹ سے فون بند کر دیا۔ 2 گھنٹے بعد پھر فون آیا، ڈاکٹر صدیقی آپ کی کال۔ گیلری میں کسی نے آواز دی، آپ کو فوراً اسپتال بلایا گیا ہے۔ ڈاکٹر صدیقی جلدی سے ٹیلی فون پر گئے۔ پھر انہوں نے الماس کو آواز دی، بھائی معاف کرنا، مجھے بھاگنا پڑ رہا ہے۔ الماس دروازے تک آئی۔ کل ضرور ہم لوگ ویکینڈ کے لیے پونا جا رہے ہیں۔ ضرور ضرور، گڈ نائٹ، ڈاکٹر صدیقی نے کہا اور باہر نکل گئے۔
बीच कैनेडी के अस्पताल में सेहतयाब होकर खुर्शीद आलम के अब्बा मियाँ खुश प्रतापगढ़ वापस आ चुके थे। जब तक कमवाला हिल वाला फ्लैट तैयार नहीं हुआ है जो दुल्हन को जहेज में मिला था, शादी के बाद दूल्हा मियाँ ससुराल ही में रहे। अक्सर वो सुबह को दफ्तर जाने से पहले बालकनी में जाकर खड़े होते। नीचे पहाड़ के घने बाग में गुजरती बल खाती सड़क बुर्ज खामोशा की तरफ जाती थी। दफतन सफ़ेद बुर्का कपड़ों में मबलूस पारसी सफ़ेद रुमालों के जरिए एक दूसरे के हाथ थामे कतारें बनाए जनाजा उठाए दूर पहाड़ी पर चढ़ते हुए नजर आए। कौवे और गिद्ध दरख्तों पर मुंतज़िर बैठे रहते हैं। बुर्ज खामोशा के अहाते के फाटक के बाहर जिंदगी का पुरजोश समुंदर इसी तरह दुनिया में फैले हैं। एक से एक दिलचस्प शहर तक सफ़र करने की दावत में मसरूफ़ रहता। उसने एक बार ख़त में लिखा था, ज़हर की हज़ारों आँखें हैं, दिल की आँख सिर्फ एक, लेकिन जब मोहब्बत ख़त्म हो जाए तो सारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। समुंदर की मौज पल की पल में फना हो गई। आसमान पर से गुजरने वाले बादल फ़िज़ा में गायब हो चुके। तब वो मरी होगी तो कौवों और गिद्धों ने उसका किस तरह स्वागत किया होगा। उस तूफ़ानी रात को अस्पताल के वार्ड से निकलकर उसकी रूह जब आसमानों में पहुंची होगी और आलम बाला के घुप अंधेरों में या किसी दूसरी रूह ने उससे पूछा होगा, तुम कौन हो, तो उसने जवाब दिया होगा, पता नहीं, मैं कल ही तो मरी हूँ। अब तक उसकी रूह कहाँ से कहाँ निकल गई होगी। मरे हुए इंसान ज़्यादा तेज़ी से सफ़र करते हैं। ताराबाई अपनी रोशन आंखों से साहिब के घर की हर चीज़ को अरमान से और हैरत से देखती हैं। वो साहिब को हैरत से तका करती हैं। अलमास बेगम अब उम्मीद से हैं, बहुत जल्द ताराबाई का काम दुगना बढ़ जाएगा। आज सुबह आई हॉस्पिटल डॉक्टर सिद्दीकी आए थे। जब ताराबाई उनके लिए चाय लेकर बरामदे में गई तो वो चौंक पड़े और खुशी से पूछा, अरे ताराबाई, तुम यहाँ काम कर रही हो? जी साहिब, ताराबाई ने शर्मा कर जवाब दिया। अब साफ दिखाई देता है? जी दागदार जी, अब सब कुछ बहुत साफ सुझाई देता है। गुड, फिर तो मिस्टर और मिसेस खुर्शीद आलम से मुखातिब हुई। भाई, ये लड़की 10 साल की उम्र में अंधी हो गई थी, मगर खुशकिस्मती से उसका अंधापन आरिज़ी साबित हुआ। तुम्हें याद है अलमास, तुम्हारी इंगेजमेंट पार्टी की रात मुझे अस्पताल भागना पड़ा था। वहाँ एक खातून मिस फिरोज़ा दस्तूर का इंतकाल हो गया था। उन्होंने मरने के चंद रोज़ कबल अपनी आंखें आई बैंक को डोनेट करने की वसीयत की थी, लिहाजा उनके मरते ही मुझे फ़ौरन बुला लिया गया। उन आँखों के डले निकाल लो। बेहद नरगिसी आँखें थीं बेचारी की। जाने कौन थी गरीब एक बहरी बुढ़िया पार्सल पलंग के सहारे खड़े बुरी तरह रोए जा रही थी। बड़ा अलमनाक मंजर था। खैर, जो चंद रोज़ बाद इससे ताराबाई का मामू उसे मेरे पास लाया। उसे किसी डॉक्टर ने बताया कि नया कॉर्निया लगवाने से इनकी बीनाई वापस आ सकती है। मैंने वही मिस दस्तूर की आंखें ज़ख़ीरे से निकाल कर उनकी कॉर्निया इस लड़की की आंखों में फिट कर दिया। देखो कैसी तारा ऐसी आंखें हो गई हैं इसकी। वाकई मेडिकल साइंस आजकल मौजज़े दिखा रही है। डॉक्टर सिद्दीकी ने बात ख़त्म करके इत्मीनान से सिगरेट जलाया, मगर अलमास बेगम का चेहरा फक हो गया। खुर्शीद आलम लड़खड़ाते हुए उठकर जैसे अंधों की तरह हवा में कुछ टटोलते अपने कमरे में चले गए। ताराबाई उनकी कैफियत देखकर भागी भागी अंदर जाती। साहिब पलटकर बावलों की तरह उसे तकते। ताराबाई की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो बौखलाई हुई बावर्ची खाने में जाकर बर्तन साफ करने में मसरूफ़ हो जाती। दूर बुर्ज खामोशा पे इसी तरह गिद्ध और कौवे मंडरा रहे हैं। कागज़ सब तन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस, दुइये नैना मत खाइयो, किया मिलन की आस।